Hello students, welcome to my YouTube channel, The Science Vision. I am Dheeraj sir, your chemistry teacher. स्टूडेंट ये जो वीडियो आप लोग को हम जो बना रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, ये खासकर क्लास 11th के स्टूडेंट जो एग्जाम देंगे, ठीक है, तो उसके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है स्टूडेंट, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग अच्छे से देखेंगे स्टूडेंट, सारे क्वेश्चंस को हम वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो उसकी जो कंसेप्ट है, उसकी कंसेप्ट को स्टूडेंट अच्छे से समझना है, ताकि अगर मान लीजिए अगर सेम टू सेम क्वेश्चन अगर नहीं भी आता है, तो उस कंसेप्ट से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए जैक बोर्ड के द्वारा ये मॉडल सेट रिलीज किया गया था स्टूडेंट, ठीक है। तो उसको हम वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस को स्टूडेंट आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका स्टूडेंट, ठीक है, फर्स्ट जो क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन था द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन इज, ठीक है, 6 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या कितनी होगी। ओके स्टूडेंट, तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो मोल कंसेप्ट पे है, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट पे एक जो बेसिक फार्मूला है, ठीक है, उस फार्मूले को हम स्टूडेंट लिख रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं स्टूडेंट, ये जो फार्मूला एक तरह से कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र है ये, ठीक है। मतलब इस फार्मूले से आप मोल कंसेप्ट में जितने भी रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं मोल कंसेप्ट में, जैसे आपका स्टैचियोमेट्री हो गया, आपका जाके यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, आपका जाके केमिकल इक्वेशन के बेस जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, ठीक है, और डायरेक्ट मोल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, वो सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका ये है कि मोल्स इक्वल टू, ठीक है, मोल्स इक्वल टू, मोल्स को डिनोट करते हैं स्टूडेंट हम एन से, ठीक है। किससे नोट करते हैं? एन से, ठीक है। ये एन आपका मोल्स बता रहा है, ठीक है, ये एन आपका जो बता रहा है स्टूडेंट, ये मोल है, ठीक है। तो मोल का जो फर्स्ट जो फार्मूला होता है स्टूडेंट वो डब्ल्यू बाय एम, ठीक है, डब्ल्यू बाय एम। एक और फार्मूला होता है वो है पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं पार्टिकल्स अपॉन एन ए, ठीक है। एन ए आपका हो गया एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, जिसकी वैल्यू स्टूडेंट कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 6.022 10 टू दी पावर 23। ओके स्टूडेंट, ये आपका फार्मूला हो गया, सॉरी, ये आपका एवोगाड्रो नंबर हो गया, ठीक है। एन ए का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट? 6.022 10 टू दी पावर 23। ओके, तो ये एन का मान हो गया। ओके, और नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट वॉल्यूम एट एसटीपी, ठीक है, एट एसटीपी, एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, या एनटीपी। एसटीपी हो सकता है या तो एनटीपी में दे सकता है, एनटीपी, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, एसटीपी एंड एनटीपी। स्टैंड टेम्परेचर जो होता है स्टूडेंट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि स्टूडेंट 273 केल्विन, और 1 एटीएम दैट इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रेशर कहलाता है। तो वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका फर्स्ट फार्मूला हो गया, ये आपका सेकंड फार्मूला हो गया, ये आपका थर्ड फार्मूला है। ये जो फार्मूला है स्टूडेंट मोल्स निकालने का, हम गिवन सैंपल, अगर मान लीजिए कोई भी सबस्टेंस का वेट मेरे दिया हुआ है, ठीक है, मतलब गिवन जो सैंपल है वो अगर वेट में दिया हुआ, वेट में दिया हुआ, तो आपको मोल्स अगर निकालना है तो सिर्फ मोलर वेट से आपको डिवाइड कर देंगे तो मोल निकल जाएगा, ठीक है। तो गिवन सैंपल से आप निकाल सकते हैं मोल, अगर मान लीजिए गिवन सैंपल दिया हुआ है। दूसरा क्या, अगर मान लीजिए कि अगर सबस्टेंस जो आपका दिया गया है वो मान लीजिए पार्टिकल्स में दिया गया है, ठीक है, पार्टिकल्स मतलब जो सैंपल है वो पार्टिकल्स में दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो उसकी मोल्स निकालने के लिए फार्मूला हो गया एन से डिवाइड कर देंगे तो मोल निकल जाएगा। अगर वॉल्यूम में अगर गिवन है तो 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे तो मोल आपका निकल जाएगा। ये बड़ा बेसिक फार्मूला है स्टूडेंट, और इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस आपका सॉल्व होगा, ठीक है। ये जो सेट है आपका सेट 1, इस सेट में बहुत सारा क्वेश्चन इस फार्मूले से दिया गया है, ठीक है। तो जैसे ये जो क्वेश्चन था, ये तो क्वेश्चन बहुत ही कह सकते हैं हलवा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला? नंबर ऑफ मोल्स निकाला प्रेजेंट इन 6 ग्राम, प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है, प्रेजेंट इन 6 ग्राम कार्बन। तो यहाँ पर कार्बन आपका जो है स्टूडेंट, ये जो सबस्टेंस दिया हुआ कार्बन, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है स्टूडेंट 6 ग्राम ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर आप देखिए क्या चीज दिया हुआ, जो सबस्टेंस है कार्बन, उसका जो सैंपल आपका दिया गया है वो वेट में दिया गया है 6 ग्राम ऑफ कार्बन। 6 ग्राम ऑफ कार्बन में मोल्स निकालना है, तो बताइए कौन सा फार्मूला लगेगा?
फर्स्ट लगेगा या सेकंड लगेगा या थर्ड लगेगा, बताइए। अगर वेट दिया हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ऑफ कोर्स फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा। तो n इक्वल टू निकल गया, n इक्वल टू W/m, ठीक है। तो W बाई फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो W आपका हो गया 6 ग्राम, और कार्बन का मोलर मास, m का मतलब होता है स्टूडेंट मोलर मास, तो कार्बन की मोलर मास कितने स्टूडेंट 12 हो गया। तो 6/12 डिवाइडेड बाय 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और 1/2 स्टूडेंट कितना हो गया आपका 0.5। मूल का यूनिट मूल ही होता है स्टूडेंट, ठीक है, ये आपका हो गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट? आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 0.5। ओके स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 0.5। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। और इसमें एक और आपको इन्फॉर्मेशन आपको पता होना स्टूडेंट कि 1 मोल, ठीक है, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 10 टू दी पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। ये एक, अगर मान लीजिए अगर आपसे वह पूछ देता कि इसमें कितने 6 ग्राम, ठीक है, 6 ग्राम कार्बन में अगर आपसे पूछ देता कि 6 ग्राम कार्बन में कितने पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कितने पार्टिकल्स है 6 ग्राम में कितने पार्टिकल्स है, अगर पूछ दिया जाता, तो जैसे 0.5 मोल आपका आया, तो आपको यहाँ पर क्या करते स्टूडेंट 0.5, और ये जो मोल है स्टूडेंट, ये मोल को हटा के कि 6.023 10 टू दी पावर 23 की जगह आप Na भी लिख सकते हैं, ठीक है, Na, तो 0.5 Na हो गया। 0.5 Na मतलब मोल हटा के Na मल्टीप्लाई करें, Na का मतलब 6.022 इंटू 10 टू पावर 25 से गुना कर देते तो आपका पार्टिकल्स निकल जाता है, ठीक है। तो अगर पार्टिकल्स भी पूछता है तो आप पार्टिकल्स भी बता सकते थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है स्टूडेंट, ठीक है, मोल्स निकालने का। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा, और ये फार्मूला आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस फार्मूले से अभी 2-4 सवाल और बनेंगे, ठीक है, ये 2-4 सवाल और भी दिया गया है इसमें। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आई होप चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पर जो बोला गया है कि इसमें से, इनमें से किसका सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है। तो स्टूडेंट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते किसको है। तो स्टूडेंट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कह सकते हैं द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एंड एटम, ठीक है, एक एटम के गैसीय अवस्था से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी की आवश्यकता होती है स्टूडेंट, जो एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, राइट स्टूडेंट, ठीक है। जैसे ये एटम हो गया, इसके गैसियस फेज में हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, क्योंकि गैसियस फेज में एटम में जो इलेक्ट्रॉन जो होता है स्टूडेंट वो लूजली बाउंड होता है, इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो गैसियस स्टेट में ही निकालना होता है, राइट। तो अगर अगर ए से अगर हमारे एक कोई एलिमेंट है, ठीक है, इससे हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सक्सेसिवली रूप से निकलता है, ठीक है। तो इस तरह एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालते हैं स्टूडेंट, तो इसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, जो एनर्जी हमें लगेगा, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट पूछा गया क्या है कि यहाँ पर 4 एलिमेंट दिया गया है, और इसमें पूछा गया है कि सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका लगेगा, ठीक है, नाइट्रोजन का होगा कि कार्बन का होगा कि ऑक्सीजन का होगा कि सोडियम का होगा, किसका होगा, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पर 3 आपका नॉन मेटल है, नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सोडियम आपका मेटल है। तो ऐसे अगर इसको ऑप्शन को छांटा जाए तो एक तो डी तो पहले हम कट कर देंगे, क्योंकि सोडियम मेटल और मेटल्स की जो आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी होती है नॉन मेटल से कम होती है, क्योंकि मेटल में हम नॉन मेटल के कंपैरिजन आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो सोडियम आपका मेटल है, तो ये तो ऑप्शन पहले ही डिस्कार्ड कर सकते हैं आप। तो मेनली रूप से नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, इसी में हम लोग को ऑप्शन चेक करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए, नाइट्रोजन Z = 7 होता है स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर इसका कन्फिगरेशन लिखा जाए तो 1s2 2s2 और 2p3, ये आपका नाइट्रोजन का कन्फिगरेशन हो गया, ठीक है। तो 2p आपको पता है स्टूडेंट कि ये जो वैलेंस शेल है इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट। उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको पता है स्टूडेंट कि एक सबशेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्युपाइड होता है,
है ना, पहले सिंगल ऑक्यूपाइड होता है फिर जाके पेयर्ड अप होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 और 1 3 फिल कर दिए, सिंगल ऑक्यूपाइड हो गया। ऑक्सीजन को हम चेक करते हैं स्टूडेंट, Z इक्वल टू 8 हो गया। तो इसकी एटॉमिक नंबर 8 होता है, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 और 2p4 हो गया, राइट। तो 2p आपका जो वैलेंस शेल है, 2p जो सबशेल है, इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले सिंगल ऑक्यूपाई कीजिए, 1 2 3 और क्या आ गया आपका 4, ये आपका फिल कर दिया। उसके बाद है आपका स्टूडेंट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन रह गया। तो कार्बन होता है स्टूडेंट Z इक्वल टू 6, तो यहाँ आपका 1s2 2s2 और आपका 2p2 हो गया, ठीक है। तो आइए इसमें भी 3 ऑर्बिटल्स होते हैं 2p में, 1 और 1 2, राइट। अब इसमें से स्टूडेंट आप चेक कीजिए सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसका रहेगा। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है स्टूडेंट कि एक सबसेल में जो ऑर्बिटल्स गिवन होते हैं, उस ऑर्बिटल्स में अगर सारा इलेक्ट्रॉन से सिंगली ऑक्यूपाइड है, मतलब हाफ फील्ड है, ठीक है, या फिर सारा ऑर्बिटल्स फुल फील्ड है, तो उसे हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं स्टूडेंट। तो 2p में 3 ऑर्बिटल से तीनों सिंगली ऑक्यूपाइड है, मतलब हाफ फील्ड है, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो 2 हाफ फील्ड है, 1 फुल फील्ड है। इसमें देखा जाए तो 2 हाफ फील्ड है, एक तो एम्प्टी है स्टूडेंट, एक तो एम्प्टी खाली है, ठीक है। तो सबसे अगर देखा जाए ज्यादा सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन वो किसका दिख रहा है स्टूडेंट, नाइट्रोजन का दिख रहा है। तो सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट नाइट्रोजन का हो गया, ठीक है, सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का हो गया। तो इससे इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट निकालना, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, एक मिनट, इसमें जो ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है, वो आपका हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन, ठीक है। कार्बन नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा, और सोडियम तो पहले ही डिस्कार्ड कर दिए थे स्टूडेंट। तो इसका आंसर हो गया नाइट्रोजन। ओके, आई होप चीजें समझ में आया हो स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, तो ये जो क्वेश्चन स्टूडेंट, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में काफी चीजें एक्सप्लेन किया था स्टूडेंट, ठीक है, वहां से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आप जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के हेल्प से मैंने चीजें काफी वहां पर आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो फार्मूला बताए थे, ये आपका देखिए यहाँ पर n इक्वल टू W/m, ठीक है, W/m, ठीक है। आपका अगर पार्टिकल्स बाय Na, अगर पार्टिकल्स दिया हुआ है सबस्टांस का तो Na से डिवाइड कर देंगे तो मोल्स निकल जाएगा। अब वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, ठीक है, ये थर्ड फार्मूला था, ठीक है, ये थर्ड फार्मूला था, V/20.4 लीटर, ठीक है। तो ये 3 फार्मूला है जिससे हम मोल्स निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे फार्मूला काम आने वाला है क्वेश्चन 3 में, ठीक है, आई क्वेश्चन 3 में। तो जो फार्मूला है फिर से इसको हम लिख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, जो फार्मूला इसको फिर से लिख लेते हैं। n इक्वल टू क्या लिखा थे, W/m, ठीक है। उसके बाद था पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स, अगर पार्टिकल्स गिवन है तो आपको क्या करना है, Na से डिवाइड कर देना। Na स्टूडेंट 6.02 10⁻23, ओके, जिसको आप एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, राइट। उसके बाद आपका वॉल्यूम हो गया एट STP बाय 22.4 लीटर हो गया, राइट। तो ये आपका फॉर्मूला हम लिख लिए फिर से, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया और थर्ड हो गया। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन चेक करना है स्टूडेंट, ठीक है, तो ऑप्शन चेक करना है क्योंकि यहाँ बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेट द मोस्ट, ठीक है, किसका द्रव्यमान सर्वाधिक होगा, इनमें से किसका द्रव्यमान सर्वाधिक होगा, ठीक है। ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन सी होगा कि ऑप्शन डी होगा। तो पहले तो निकालना होगा स्टूडेंट। सबसे पहले यहाँ बोला गया 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, 1 ग्राम एटम। अब स्टूडेंट 1 ग्राम एटम का मतलब होता है स्टूडेंट, 1 ग्राम एटम का मतलब होता है स्टूडेंट Na एटम, ठीक है, Na एटम, Na मतलब 6.023 10⁻23 एटम। तो अगर मान लीजिए आपके पास Na एटम है तो मोल्स कितने होंगे, तो यहाँ पर स्टूडेंट मोल्स कितने होंगे, Na एटम आपके पास है नाइट्रोजन का, तो उसमें मोल्स कितने होंगे, तो कौन सा फार्मूला लगेगा स्टूडेंट, सेकंड फार्मूला लगेगा। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा,
आपका पार्टिकल्स यहाँ पर कितने स्टूडेंट Na है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय Na, तो आपके पास मोल्स कितने आ गए, आपके पास मोल्स आ गए 1 स्टूडेंट। अब जब 1 आ गए मोल तो वेट आप निकाल सकते हैं, ठीक है, तो वेट निकाल सकते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट 1, ठीक है, 1 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, कि हम लोग जानते हैं n बराबर क्या होता है स्टूडेंट W/m, n का फॉर्मूला क्या होता है W/m, ठीक है, n का तो वैल्यू निकल चुका है ना, n का वैल्यू 1 निकल चुका है ना, तो 1 बराबर W/m, तो W इक्वल टू 1 इंटू m, ठीक है, m मतलब मोलर मास। और यहाँ पर जो स्टूडेंट नाइट्रोजन की बात हो रही, सबस्टांस यहाँ नाइट्रोजन दिया हुआ है, ठीक है, नाइट्रोजन दिया हुआ है सबस्टांस, यहाँ ध्यान दीजिए नाइट्रोजन दिया हुआ है, ठीक है, तो जब एटम है स्टूडेंट, नाइट्रोजन में अगर एटम है पार्टिकल्स, तो नाइट्रोजन की एटॉमिक मास होती है स्टूडेंट 14, तो यहाँ m के जगह हो जाएगा 14, तो आपके पास जो वेट आ रहे हैं 14 ग्राम आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन का मास 14 हो गया। ओके स्टूडेंट, अब उसी तरह हम लोग नेक्स्ट जो है हम लोग यहाँ पर सेकंड जो था आपका स्टूडेंट, सेकंड ध्यान दीजिएगा, सेकंड आपका क्या है 1 मोल ऑफ वाटर है ना, 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर है आपका, ठीक है, 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर, तो 1 मोल ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर, अब इसको चेक करेंगे स्टूडेंट, 1 मोल ऑफ वाटर, तो 1 मोल दिया हुआ स्टूडेंट 1 मोल, तो यहाँ पर n के जगह 1 रख देंगे स्टूडेंट, ठीक है, हमको वेट निकालना है तो W/m ये यूज करेंगे, तो आइए इसमें देखते हैं हम लोग n इक्वल टू क्या तुम्हारा W/m, तो मोल कितना था 1, W हमको निकालना स्टूडेंट m, तो वाटर का मोलर मास कितना होता है स्टूडेंट, वाटर मतलब H2O, और H2O का मोलर मास कितना होता है स्टूडेंट, हाइड्रोजन 1 इंटू 2 प्लस 16 यानी कितना हो गया आपका 18 हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 है, 2 हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऑक्सीजन का हो गया 16, तो आपका 18 आ गया मोलर मास वाटर का, तो W आपका निकल गया स्टूडेंट, आपका 18 निकल गया, ठीक है, तो चलिए वाटर ये ऑप्शन बी था, ऑप्शन बी था, इसका निकल गया वेट 18 निकल गया, और पहले वाला का क्या निकला था स्टूडेंट, पहले वाला का ये ऑप्शन ए, ऑप्शन ए को जब हम चेक किए थे, ऑप्शन ए को जब हम चेक किए थे, ऑप्शन ए को जब हम चेक किए थे, ठीक है, ऑप्शन ए को जब चेक किए थे स्टूडेंट, ये आपका ऑप्शन ए जो था ये आपका ऑप्शन ए था, उसका निकला था 14, और ऑप्शन बी का आपका कितना निकला स्टूडेंट 18 निकला, ठीक है, उसका है 1 मोल सोडियम, 1 मोल सोडियम, यहाँ पे देखिए 1 मोल सोडियम, ऑप्शन सी देखिए 1 मोल सोडियम, तो आइए 1 मोल सोडियम निकालते 1 मोल, तो ऑप्शन सी के लिए, ठीक है, ऑप्शन सी के लिए 1 मोल सोडियम, 1 मोल सोडियम, ऑप्शन सी के लिए 1 मोल सोडियम, तो वही फॉर्मूला लगेगा n इक्वल टू W/m, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1 हो गया, और W आपका निकालना है स्टूडेंट, और सोडियम का मोलर मास होता है 23, तो आपका W यहाँ पर आ जाएगा 23 ग्राम, ये आपका सोडियम का निकल गया स्टूडेंट, ये आपका सोडियम का निकल गया, ठीक है, नेक्स्ट आप लोग को क्या बोल रहा है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट आपका है 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, तो 1 मॉलिक्यूल H2SO4 मतलब पार्टिकल दिया हुआ, तो ये यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, पार्टिकल 1 मॉलिक्यूल मतलब यहाँ पर 1 रखेंगे, ठीक है, ऑफ H2SO4, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल पर H2SO4, तो पहले हम इसका क्या निकाल लेंगे स्टूडेंट, पहले हम इसका निकाल लेंगे मोल निकाल लेंगे, ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल दिया मतलब यहाँ पार्टिकल के जगह 1 मॉलिक्यूल रखेंगे स्टूडेंट, राइट, Na, ठीक है, हमको वेट निकालना है, तो ये इसको हम कंपेयर इससे कर देंगे, ठीक है, W/m पार्टिकल बाय Na, तो आइए इसमें हम देख लेते हैं, ठीक है, न्यू स्लाइड लेना होगा, अच्छा चलिए आ जाइए, तो W/m, ठीक है, इक्वल टू पार्टिकल मतलब पार्टिकल्स बाय Na, तो आपको दिया गया था क्या 1 मॉलिक्यूल H2SO4, 1 मॉलिक्यूल H2SO4, W/m, H2SO4 का मोलर मास कितना होता है स्टूडेंट, H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, तो हाइड्रोजन का मास, सल्फर का मास, ऑक्सीजन का मास जब जोड़ेंगे स्टूडेंट तो 98 आएगा, ठीक है, 98 आएगा, तो यहाँ 98 रख देंगे, और पार्टिकल्स के रूप में 1 हो जाएगा,
बाय Na, ठीक है। तो W इक्वल टू क्या स्टूडेंट, 98 को इधर ले आइए, तो 98 बाय Na, ठीक है। अब Na का वैल्यू भी आप रख सकते हैं स्टूडेंट, 98 बाय Na का वैल्यू क्या, 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो आपका 98 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 23 से आपका वैल्यू कम आएगा स्टूडेंट। 6 को डिवाइड किए 90, मतलब वैल्यू जो है 23 से कम आएगा। तो सबसे बड़ा जो वैल्यू हमको नजर आ रहा है स्टूडेंट, वो है आपका किसका, सोडियम का। देखिए 23 का सोडियम का सबसे बड़ा वैल्यू हमको नजर आ रहा है, सोडियम का, ठीक है, ये सोडियम का। तो इसलिए आपका जो है ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट, सी हो जाएगा, 1 मोल सोडियम, 1 मोल सोडियम, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चंस में जो है, इस क्वेश्चंस में बहुत कुछ हमको सीखने को मिला, ठीक है। कि अगर मान लीजिए पार्टिकल्स दिया हुआ रहेगा, आप वेट निकाल सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम अगर दिया हुआ रहेगा तो आप वेट निकाल सकते, मतलब इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, इसी को कंपेयर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वॉल्यूम दिया, पार्टिकल्स निकालना, तो इसको दोनों कंपेयर करके आप पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। तो ये रिलेशन बड़ा काम का चीज है स्टूडेंट, ये रिलेशन बड़ा काम का चीज है, ठीक है। तो इससे आप मूल कंसेप्ट का सवाल आराम से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मूल कंसेप्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एन ऑर्गेनिक, ठीक है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। An organic compounds contains carbon, hydrogen, and oxygen. Its elemental analysis give carbon 38.71%, hydrogen है 9.67%. Empirical formula क्या होगा? Empirical formula स्टूडेंट एक कंपाउंड का सिंपलेस्ट कह सकते हैं रेशियो ऑफ एलिमेंट्स होती है, जिससे हम फार्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स का सिंपलेस्ट रेशियो अगर मुझे पता चल जाएगा ना, एलिमेंट का सिंपलेस्ट रेशियो, तो इंपेरिकल फार्मूला हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इंपेरिकल फार्मूला, ठीक है, इंपेरिकल फार्मूला थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो एन फैक्टर, ठीक है, एन फैक्टर इनटू क्या होता है स्टूडेंट, इंपेरिकल फार्मूला होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए C6 और H6 है, ठीक है, ये आपका एक बेंजीन का फार्मूला होता है, ठीक है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें 6 एक फैक्टर है, इसको अगर कॉमन खींच लिया जाए तो आपका इसका सिंपलेस्ट रेशियो आएगा C1H1, ठीक है, यानी 6 का सिंपलेस्ट जो रेशियो होगी, ठीक है, वो आपका 1:1 होगा। तो 6 इसका एक फैक्टर हो गया, 6 इज द फैक्टर हो गया, 6 इज द फैक्टर, ये आपका n हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 1 और 1 जो सिंपलेस्ट रेशियो है ना कार्बन और हाइड्रोजन का, तो इसी को हम कहते हैं स्टूडेंट इंपेरिकल फार्मूला, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछे NH3 ये है आपका, अब इसका बोलेगा कि इसका बताइए ये n क्या होगा, ये जो n है n फैक्टर क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ 1 और 3 का n फैक्टर, n और 3 का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 1 और 3 तो सिंपलेस्ट रेशियो हम निकाल नहीं सकते हैं, तो n1 और H3 ही होगा, ठीक है, ओके। तो ये आपका n हो गया, यहाँ पर 1 ही हो गया, राइट स्टूडेंट। तो ये आपका इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपेरिकल फार्मूला दोनों आपका क्या है, सेम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या किया है स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपको डेटा दिया हुआ है और उस डेटा से आपको इंपेरिकल फार्मूला निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना नहीं, इंपेरिकल फार्मूला निकालना है, ये इंपेरिकल फार्मूला निकालना है। तो चलिए इंपेरिकल फार्मूला हम लोग निकालते हैं, ठीक है, इंपेरिकल फार्मूला को निकाला जाए, ठीक है। इंपेरिकल फार्मूला, इसको डिलीट कर देते हैं हम, ठीक है, डिलीट कर देते हैं इसको। इसको डिलीट कर, देखिए इसको। तो यहाँ पर क्या है, इंपेरिकल फार्मूला आपको निकालना है स्टूडेंट, इंपेरिकल फार्मूला निकालना है। तो सबसे पहले जो एलिमेंट आपका दिया हुआ है उसकी जो परसेंटेज कंपोजिशन दी है उसको पहले आपको लिखना है। तो यहाँ एलिमेंट के रूप में क्या क्या है स्टूडेंट, यहाँ एलिमेंट के रूप में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, राइट, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, ये आपका है।
तो इसका परसेंटेज जो कंपोजिशन है वो क्या है आपका 38 पॉइंट आपका 71 है, इसका है 9 पॉइंट क्या है 67 है, और ऑक्सीजन का तो दिया नहीं है, तो ये दोनों को आप ऐड करके 100 से जब माइनस करेंगे तो आपका 58.62 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब जो है ये परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ था, उसको लिख लेना है। उसके बाद आपको मोल्स निकालना है स्टूडेंट, मोल निकालना है। तो मोल निकालना है तो आपको पता है वेट आपको दिया हुआ है, ये आपका गिवन सैंपल दिया हुआ है, तो इस सैंपल को आपको डिवाइड कैसे कर देना है, उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड करना। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट लगभग 3.22 के आसपास आएगा। 9.67 इसको भी आप डिवाइड करेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो यहाँ पर आएगा 9.67 आएगा। और 58.62 ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है स्टूडेंट वो होता है 16, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 इसका भी 22 आएगा, राइट। अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो आपको निकालना है, सिंपलेस्ट रेशियो। तो क्या करेंगे, इसमें जो छोटा नंबर है स्टूडेंट, ठीक है 3.22, ठीक है 3.22, 3.22, 9.67 और 3.22, इसमें जो छोटा नंबर है स्टूडेंट, जो छोटा नंबर है वो छोटे नंबर से सबको डिवाइड कर देना है, जिसको मोलर रेशियो कहेंगे। तो 3.22, 9.67, 3.22 में जो छोटा नंबर है वो 3.22 है तीनों में, ये तीनों में, ठीक है। तो अब 3.22 को आप 3.22 से डिवाइड कर दीजिए, 9.67 को 3.22 को डिवाइड कर दीजिए, और 3.22 को फिर 3.22 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। 3 को डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 3 के आसपास आएगा, और यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। तो ये आपका सिंपलेस्ट रेशियो हो गया स्टूडेंट 1:1। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है स्टूडेंट, ठीक है, वो 1 है, 3 है और आपका 1 है। तो फार्मूला जो होगा एम्पिरिकल फार्मूला वो हो जाएगा C1H3 और O1 हो जाएगा, ठीक है, जिसको आप CH3O बोल सकते हैं, CH3O बोल सकते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा स्टूडेंट, तो ऑप्शन सी होगा, CH3O, ये ना CH3O, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको क्या करना था, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना था। तो आप सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, जो एलिमेंट आपको दिया हुआ है उस एलिमेंट का जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसको लिखना है, फिर मोल निकालना है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद जो नंबर आएंगे, ठीक है, उसमें जो छोटा नंबर होगा उसको उस छोटे नंबर से सबको क्या कर देना, डिवाइड कर देना है। तो 3.22, 9.67, 3.22 में जो छोटा नंबर वो 3.22 है, उससे फिर सबको डिवाइड कर देना है। तो जो आपका नंबर आएगा वो सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा, और उसके बाद फॉर्मूला निकल जाएगा। ओके, तो ये जो सवाल था बहुत ही अच्छी सवाल थी स्टूडेंट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि which of the following contains same number of carbon atoms as are in 6 ग्राम of carbon। ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट मोल कंसेप्ट पे ही है, जिस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 जो सॉल्व हुआ बस वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है, उसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा, ठीक है, उसी फॉर्मूले से होगा। तो थोड़ा सा हिंदी भी पढ़ा जाए, ठीक है। हिंदी में क्या कहेगा कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन परमाणु की संख्या 6 ग्राम कार्बन उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के बराबर होगी। तो स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस कह रहा है कि जो कार्बन आपको दिया गया है 6 ग्राम कार्बन दिया गया है, ठीक है, 6 ग्राम कार्बन आपके पास है, ठीक है, 6 ग्राम कार्बन, ठीक है। अब ये 6 ग्राम कार्बन में जो कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है, उतना ही कार्बन किस कंपाउंड में होगा, वो क्या होगा, 6 ग्राम इथेन में होगा, 8 ग्राम मीथेन में होगा, कि 21 ग्राम प्रोपेन में होगा, कि 28 ग्राम CO में होगा। 6 ग्राम कार्बन में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे स्टूडेंट, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, उतना ही कार्बन एटम्स किस में होगा, ऑप्शन ए में होगा, ऑप्शन बी में होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। तो बेटा इसमें क्या करना होगा, सबको चेक करना होगा, सारे ऑप्शंस को चेक करना होगा, तभी इसका आंसर आप एक्यूरेट लगा पाओगे, ठीक है। ऐसे हम कैसे पता कर सकते हैं, तो इसको आपको मोल कंसेप्ट से सवाल को सॉल्व कर लेना है। तो आइए मोल कंसेप्ट से सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को फार्मूला पता ही है स्टूडेंट की N = W/m होता है। उसके बाद आपका पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स
बाय Na होता है और उसके बाद आपका वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। ये आपका फर्स्ट फार्मूला हो गया स्टूडेंट, सेकंड फार्मूला हो गया, थर्ड। देखिए वही फार्मूला को फिर से हम लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको निकालना क्या है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमको निकालना है कि 6 ग्राम कार्बन, 6 ग्राम कार्बन में कार्बन एटम निकालना, 6 ग्राम कार्बन। तो वेट आपका दिया हुआ है स्टूडेंट, आपको निकालना क्या है, ठीक है, आपको निकालना क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं। क्या निकालना है स्टूडेंट, पार्टिकल्स आपको निकालना है। क्या निकालना है, पार्टिकल्स, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बोल रहा है, मतलब पार्टिकल्स बोल रहा है। पार्टिकल्स कितने कण होंगे। अब कण के मतलब क्या होता है, पार्टिकल्स मतलब क्या होता है, एटम, मॉलिक्यूल या आयन होता है। तो हमें यहाँ पर पार्टिकल्स मतलब एटम्स बताना है, कितने कार्बन एटम्स है। तो वेट आपको दिया हुआ है, पार्टिकल्स निकालना, तो ये रिलेशन हमको यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो W के जगह, यहाँ पर W के जगह 6 पुट करेंगे स्टूडेंट। M मतलब कार्बन का मोलर मास होता है 12, और पार्टिकल्स मतलब यहाँ लिखेंगे कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन, पार्टिकल के जगह कार्बन एटम लिखेंगे। ये पार्टिकल की जगह कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन परमाणु, राइट। और Na मतलब हो गया 6.022, 10 टू दी पावर क्या है आपका 23 हो गया। तो इसको काटेंगे स्टूडेंट तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है, 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 तो कार्बन एटम जो हो जाएंगे स्टूडेंट, कार्बन एटम इक्वल टू 1/2, राइट, 1/2 इंटू, इसको आप इधर ले जाइए, तो 6.022 10 टू दी पावर 23 हो गया। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आएगा लगभग 3.01 के आसपास आएगा। तो 3.01 10 टू दी पावर 23, इतना कार्बन एटम्स है स्टूडेंट, इतना आपका कार्बन एटम्स। तो अब हमको चेक क्या करना है कि इतना ही कार्बन एटम्स 6 ग्राम ईथन में है कि मेथेन में है कि प्रोपेन में है कि CO में है। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम ईथेन में चेक करते हैं, 6 ग्राम ईथेन, 6 ग्राम ईथेन। तो देखो स्टूडेंट ईथेन, तो ईथेन का जो फार्मूला होता है, ईथेन का फार्मूला होता है स्टूडेंट C2H6 होता है, ठीक है, C2H6, राइट। तो ये कंपाउंड है स्टूडेंट, तो इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट, मॉलिक्यूल्स, इतना ईथेन मॉलिक्यूल्स। तो 6 ग्राम ईथेन में ईथेन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, तो 6 ग्राम ईथेन, 6 ग्राम ईथेन में हम निकालेंगे स्टूडेंट कितना पार्टिकल्स है, मतलब कितना मॉलिक्यूल्स है। 6 ग्राम ईथेन में कितना मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स हमको निकालना है, नहीं ये पार्टिकल्स निकालना है। जबकि 6 ग्राम मतलब वेट दिया हुआ है, तो ये दोनों रिलेशन हम लोग यूज करेंगे, ये रिलेशन यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए रिलेशन यूज करते हैं। तो इसके लिए हम नया स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है, आइए न्यू स्लाइड ले लेते हैं। चलो, तो अब आओ 6 ग्राम इथेन था ना, ऑप्शन ए था आपका 6 ग्राम, ऑप्शन ए था 6 ग्राम इथेन, 6 ग्राम इथेन। चलिए, तो हम W/M और पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स के रूप में मॉलिक्यूल्स हो जाएगा क्योंकि इथेन है आपका, ठीक है। इथेन मतलब फार्मूला होता है C2H6, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स हो जाएगा इथेन मॉलिक्यूल। इथेन पार्टिकल्स में यहाँ लिखेंगे इथेन मॉलिक्यूल, पार्टिकल में लिखेंगे इथेन मॉलिक्यूल, राइट। और यहाँ हो जाए Na मतलब 6.022 10 टू दी पावर 23। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इथेन मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे, इथेन मॉलिक्यूल्स, इथेन मॉलिक्यूल, ठीक है, इथेन मॉलिक्यूल, इथेन मॉलिक्यूल इक्वल टू W/M, तो W की जगह यहाँ लिख देंगे 6/M। इथेन का मोलर मास क्या होगा, तो कार्बन का मास और हाइड्रोजन का मास जोड़िए तो आपका आ जाएगा 30 आ जाएगा स्टूडेंट। कार्बन का मास होता है 12, 12 दूना 24 और 6 हाइड्रोजन है, तो 30 हो जाएगा आपका। तो 6/30 इंटू, इसको आप ये साइड ले जाएंगे तो 6.022 10 टू दी पावर 23 हो जाएगा। तो काटेंगे यहाँ पर तो 5 बार में कटेगा, 1/5 आएगा। तो ये आपका वैल्यू जो है 6.02 10 टू पावर 21/5, ये इथेन मॉलिक्यूल है। हमें जो बताना है स्टूडेंट कि इथेन मॉलिक्यूल्स में कितना कार्बन एटम है स्टूडेंट। तो अगर हमें किसी मॉलिक्यूल्स में एटम निकालना है स्टूडेंट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फार्मूला होता है, ठीक है, कि अगर एटम निकालना है तो आपको क्या करना है कि उस मॉलिक्यूल्स में जो एटम निकालना है उसकी एटमोसिटी, उसकी एटमोसिटी को मल्टीप्लाई किससे कर देना, मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस एथेन मॉलिक्यूल में कार्बन एटम निकालना है, कार्बन एटम निकालना है। तो आपको क्या करना है, इस मॉलिक्यूल में एथेन का एटमोसिटी मतलब कार्बन की एटमोसिटी, एटमोसिटी मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, एटमोसिटी मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो बेटा इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं,
तो 2 हैं, तो 2 हो गया। एटमॉस्फेरिक में 2 लिखेंगे। और मॉलिक्यूल्स जो आया स्टूडेंट, मॉलिक्यूल्स है 1/5 इंटू 6.02 टू 10⁻23। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका उस वैल्यू के बराबर नहीं आएगा। कौन सा वैल्यू? 3.01 10⁻23, इसके तो बराबर आएगा नहीं। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका नहीं होगा। ऑप्शन ए तो डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन ए तो होगा नहीं। उसी तरह हम लोग को ऑप्शंस बी चेक करना है। आइए फिर देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या था? उसके बाद है 8 ग्राम मेथेन। 8 ग्राम मेथेन है। ठीक है, क्या है आपका? 8 ग्राम 8 ग्राम 8 ग्राम मैथेन। ठीक है, 8 ग्राम मैथेन 8 ग्राम मैथेन 8 ग्राम मैथेन है ये, 8 ग्राम मैथेन। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। कितना आना चाहिए स्टूडेंट? इतना आना चाहिए, 3.01 10⁻23 आना चाहिए। तो आइए फिर एक नया स्लाइड लिया जाए। ठीक है, आइए। एट ग्राम मैथेन 8 ग्राम मैथेन। अब मैथेन का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, वो होता है CH4। ठीक है, मैथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। तो यहाँ पर वही लगाएंगे स्टूडेंट, W/M। ठीक है, पार्टिकल्स यहाँ पर हो जाएगा मैथेन मॉलिक्यूल। खाली मॉलिक्यूल लिख देते हैं, मैथेन मॉलिक्यूल। पार्टिकल से मॉलिक्यूल लिखेंगे क्योंकि कंपाउंड है ये। और Na मतलब 6.022 10⁻23। ठीक है, तो यहाँ W के जगह लिखेंगे 8 और CH4 का मोलर मास, तो कार्बन और हाइड्रोजन का मास जोड़ यानी 16 आ जाएगा। और ये आपका मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, और इधर हो गया 6.022 10⁻। हमको लग रहा है ये ऑप्शन आपका बी ही होना चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूल इक्वल टू 8/16 को डिवाइड कीजिएगा, ये 8/16 मतलब कटेगा 2 बार में, तो 1/2 आपका आ जाएगा और 6.022 10⁻23। अब इसको कट कीजिएगा स्टूडेंट तो आएगा 3.01 10⁻23। राइट। अब हमको निकालना है स्टूडेंट कार्बन एटम निकालना है। तो मेथेन में कार्बन एटम निकालना है, तो आपको क्या करना है कि इस मॉलिक्यूल में हमें देखना है कि एटमोसिटी मतलब कार्बन एटम की संख्या कितना है। एक मॉलिक्यूल में कार्बन एटम की संख्या कितना है? तो स्टूडेंट 1 है, इनटू जो मॉलिक्यूल आया उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.01 10⁻23। देखिए स्टूडेंट 3.01 10⁻23, तो ये आपका 6 ग्राम कार्बन एटम के इक्वल है। 6 ग्राम कार्बन एटम के इक्वल है, इतना ही था ना। तो यहाँ पर आपका जो है स्टूडेंट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या कौन हो जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी 8 ग्राम मैथेन के इक्वल आएगा। इतना ही लाना था ना हमको, 3.01 10⁻23, तो मैथेन में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं स्टूडेंट ये कितना काम का फॉर्मूला है। ठीक है, इससे अभी 2-3 सवाल बनाए। ठीक है, और क्वेश्चन 5 भी इसी पे बेस्ड था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट, इससे आप सवाल आप आसानी से क्या कर सकते हैं? क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। क्या बोलता है स्टूडेंट? व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन containing 18.25 ग्राम HCl गैस इन 500 ग्राम वाटर। ठीक है, पूछा जा रहा है कि विलयन की मोलैलिटी ज्ञात करें जिसमें 18.25 यहाँ पर गलती मिसप्रिंट है। ठीक है, 18.25 ग्राम HCl गैस 500 जल में घोला गया है। तो 500 ग्राम जल में 18.25 ग्राम HCl को घोला गया है, तो मोलैलिटी निकालिए। तो स्टूडेंट मोलैलिटी का फॉर्मूला मतलब ये मतलब कह सकते हैं स्टूडेंट हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब मोलैलिटी के बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। बस आपको क्या करना है स्टूडेंट, मोलैलिटी इक्वल टू फॉर्मूला स्टूडेंट क्लास लेक्चर में भी आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, WB/MB इंटू WA अगर वेट सॉल्वेंट का ग्राम में है तो केजी में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर बी स्टूडेंट सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, ए आपका सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टूडेंट WB मतलब सॉल्यूट का वेट, WB मतलब सॉल्यूट का वेट कितना है? 18.25 है। और MB मतलब मोलर मास है, तो HCl का मोलर मास, तो HCl का मोलर मास क्या हो जाएगा स्टूडेंट? HCl का मोलर मास तो हाइड्रोजन 1 हो गया और क्लोरीन का होता है 35.5 मतलब 36
36.5 हो जाएगा, 36.5 हो गया। और WA सॉल्वेंट 500 इंटू 1000, तो बेटा यहाँ पर आप इसको कट करो, 2 बार में कट होगा, फिर आप 2 से इसको कट कीजिएगा तो आपका 18.25 में कट होगा, फिर इसको कट कीजिएगा, इसको कट कीजिएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 एम हो जाएगा। मोलालिटी का यूनिट एम ही होता है, ठीक है, स्मॉल एम। 1 एम कह सकते हैं या 1 मोल पर केजी कह सकते हैं, ये आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो होगा बी होगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा स्टूडेंट, फिर से हम क्लिक कर देते हैं, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी 1 एम, याद ध्यान दीजिएगा 1 एम। तो ये जो क्वेश्चन था स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एकदम जस्ट फॉर्मूले के बेस्ड था, ठीक है, जो कि हम क्लास में भी बताए हुए हैं आप लोग को, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ा जाए, ठीक है। चलिए, मजा आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर देखा जाए, ठीक है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 ml। ये भी क्वेश्चन हलवा है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि 500 ml, ठीक है, 500 ml सॉल्यूशन में, ठीक है, 5.85 ग्राम NaCl डिजॉल्व है, ठीक है। 500 ml में 5.85 ग्राम NaCl डिजॉल्व है, तो मोलैरिटी निकालिए, ठीक है। यहाँ हिंदी में भी वही लिखा गया है कि 500 ml का जली विलियन है। जली विलियन का मतलब स्टूडेंट सॉल्वेंट वाटर हो गया, ठीक है। वाटर में NaCl को घोला गया है, कितना ग्राम, 5.85 ग्राम, ठीक है, 5.85 ग्राम। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मोलैरिटी का फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, मोलैरिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। तो मोलैरिटी जिसको आप मोलरता कहते हो, ठीक है, मोलैरिटी इक्वल टू WB/MB, ठीक है, इनटू वॉल्यूम, ठीक है, इन ml, और यहाँ पर आपका लीटर ml है तो लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। तो WB सॉल्यूट का वेट कितना है स्टूडेंट, तो सॉल्यूट का वेट है आपका 5.85 है। MB तो NaCl का मोलर वेट क्या हो जाएगा, तो सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, तो बेटा यहाँ हो जाएगा 58.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 58.5 इंटू वॉल्यूम यहाँ पर है आपका 500 ml इंटू 1000 से 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए लीटर में चेंज करने के लिए, तो ये आपका 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब 58.5 है तो 5.85 है, तो ये आपका यहाँ पर इसको हटाइए, 10 का पावर हो जाएगा -2, आया हो जाएगा 10 का पावर -1 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ऊपर जाएंगे 10 टू दी पावर -2, ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 1 इंटू हो जाएगा 2, तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 टू पावर -2 10 टू पावर 1, तो आ जाएगा 10 टू पावर -1 इंटू 2, तो 2/10 का पावर -1 नीचे आ जाएगा 10, तो आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, यानी 0.2। अब क्या आपने खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो स्टूडेंट, तो 0.2 आ जाएगी। तो इसका जो है स्टूडेंट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन इसका जो हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो हो जाएगा सी हो जाएगा 0.2 ml पर लीटर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट, बस फार्मूले पे बेस्ड था, बस पहचाना था WB क्या है, MB क्या है, MB मतलब सॉल्यूट का मोलर मास, राइट, और वॉल्यूम आपका दिया होता है 500 ml, बस रखना था, सॉल्व करना था क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही क्या था, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या बोलता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले एलिमेंट क्या दिया हुआ है, एलिमेंट है X, कोई नोन एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास है 231, ठीक है, और मास नंबर है स्टूडेंट, सॉरी ये मास नंबर हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया एटॉमिक नंबर। तो हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, ये एलिमेंट हो गई, एलिमेंट के बेस में हमेशा एटॉमिक नंबर को लिखा जाता है और पावर के रूप में मास नंबर के रूप में लिखा जाता है। ये आपका मास नंबर हो गया, मास नंबर, ठीक है, जिसको आप
द्रव्यमान संख्या भी कहते हो हिंदी में, द्रव्यमान संख्या, ठीक है। और ये आपका एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है, एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर, राइट, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इस पे बेस सवाल बनाने के लिए एक पहला फार्मूला को पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर जो होते हैं स्टूडेंट, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और अगर एटम न्यूट्रल है तो जितना प्रोटॉन्स होगा उतना इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये पहला हो गया। दूसरा फार्मूला होता है कि जो मास नंबर होता है, ए जो होता है, वो आपका P प्लस एन के इक्वल होता है, P प्लस एन, या इसको आप A इक्वल टू P मतलब हो गया स्टूडेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो P की जगह आप Z भी लिख सकते हो, Z प्लस एन। तो अगर n आपको निकालना होगा तो A में माइनस कर देंगे Z, ठीक है। मास नंबर में एटॉमिक नंबर घटा दिया, न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो क्वेश्चन था आपका, इसमें आपका जो दिया हुआ है एटॉमिक नंबर यानी कि Z इक्वल टू दिया हुआ है स्टूडेंट 89 और मास नंबर दिया हुआ है 231। तो स्टूडेंट जैसे आप एटॉमिक नंबर 89 लिख रहे हैं तो Z बराबर P बराबर E होता है। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर होगा स्टूडेंट उतना ही प्रोटॉन हो जाएगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो प्रोटॉन की संख्या 89 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 89 हो जाएगी, ठीक है। जितना आपका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 89 और 89 हो जाएगी, राइट। अब न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन A माइनस Z कर दीजिए, ठीक है। तो 231 में अगर आप 89 माइनस करेंगे स्टूडेंट तो आपका 142 आएगा। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या 89, न्यूट्रॉन की संख्या 142 और आपका जाके इलेक्ट्रॉन की संख्या 89। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये जो है दो फार्मूला स्टूडेंट ध्यान में रखिएगा। तो अगर इस तरह का सवाल आपका आएगा एग्जाम में तो आप आराम से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है स्टूडेंट वो आ चुका है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एटम्स, ये तो क्वेश्चन स्टूडेंट ये तो मतलब कह सकते हैं एकदम हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है 9 नंबर कि एटम्स विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ठीक है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है, परमाणु संख्या भिन्न, ठीक है, परमाणु संख्या भिन्न। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आइसोबार हो जाएगा, ठीक है, आइसोबार, ठीक है, समभारित आइसोबार, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर मास नंबर डिफरेंट होता है, सेम एटॉमिक नंबर, याद रखिएगा सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। अगर मास नंबर अगर डिफरेंट है, मास नंबर का डिफरेंट है बट एटॉमिक नंबर का सेम है तो उसको आइसोटोप्स कहते हैं। लेकिन अगर मास नंबर सेम है, सेम मास नंबर, सेम मास नंबर, अगर मास नंबर आपका सेम है और एटॉमिक नंबर बट एटॉमिक नंबर आपका डिफरेंट है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोबार्स कहते हैं, यानी कि समभारित हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा स्टूडेंट, समभारित। ओके, तो ये तो क्वेश्चन एकदम स्टेटमेंट पे ही था, ठीक है, स्टेटमेंट पे ही क्वेश्चन था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है स्टूडेंट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप इज ड्यू टू द रीजन। किसी भी ग्रुप में समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। तो ये आप लोग को स्टूडेंट हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी पीरियोडिक टेबल का जो क्लास लिए हैं उसमें आप लोग को बताया है, अच्छी तरह से इसकी थ्योरी को समझाया है। तो एक एलिमेंट की ऑलमोस्ट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, एक ग्रुप में स्टूडेंट एक ग्रुप में सेम रहता है, ठीक है, तो उसका कारण होता है स्टूडेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा, अगर एक ग्रुप में फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी अगर ऑलमोस्ट अगर सेम है, ठीक है, तो उसका रीजन होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन कह सकते हो कि आउटर मोस्ट सेल में होता है, मतलब बाह्य सेल में, मतलब बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वैलेंस सेल कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर एक ग्रुप के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर सेम है, ठीक है, और आप लोग को पता भी है कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है, ठीक है।
मतलब वैलेंस शेल चेंज होता है लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है आपका। जैसे ग्रुप 1, ठीक है, ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट है, ग्रुप 1 मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, सीजियम, फ्रांजीसियम, ये जितने भी एलिमेंट है सबकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होती है, फिक्स होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होती है। तो इसलिए इसका फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी भी लगभग लगभग सेम होता है स्टूडेंट। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हम लोग जो है आ जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 को जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन क्या बोलता है कि हैलोजेंस आर प्रेजेंट इन पी ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो ये तो देखते ही है, ऑप्शन क्लिक हो जाएगा स्टूडेंट। हैलोजन ग्रुप आप लोगों को बताया गया है, पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाए थे, हैलोजन ग्रुप, ठीक है। हैलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या तुम्हारा आयोडीन। ये जो हैलोजन एलिमेंट होता है स्टूडेंट, ये आपका ग्रुप 17 में प्रेजेंट होता है, ग्रुप 17 में। तो ग्रुप नंबर आपका 13 से लेकर 17 तक, ग्रुप नंबर 13 से लेकर 17 तक कौन सा ब्लॉक होता है स्टूडेंट? पी ब्लॉक होता है, ठीक है। और ये एलिमेंट जो होता है ग्रुप 17 में लाई करता है, तो इसलिए इसका जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पी ब्लॉक हो जाएगी, राइट। क्या हो जाएगा? पी ब्लॉक। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हो जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका 12, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका 12, क्या बोलता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, चुंबकीय कक्षक क्वांटम संख्या है। आप लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर का जब क्लास लिए थे स्टूडेंट, तो वहां पर अच्छे से डिटेल किए थे क्वांटम नंबर, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 4 क्वांटम नंबर होता है स्टूडेंट, ठीक है, एन, एल, एम, एस, अच्छे से पढ़ाए हुए थे। एन, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विवंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या, और क्या होता है? चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहाँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात कर रहा है ये, कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। तो बताया गया था कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो ओरिएंटेशन बताता है, ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन बताता है। क्या बताता है स्टूडेंट? ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। उपकोष का त्रिविम अभिविन्यास, ठीक है। उपकोष कितने होते हैं? 4 होते हैं, एस, पी, डी और क्या आपका एफ, ये होता है। इसकी ओरिएंटेशन के बारे में बताता है कौन? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए। अब क्या बोलता है स्टूडेंट? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पर सवाल है स्टूडेंट, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे सवाल है ये, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पर सवाल है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पहले देखिए समझिए स्टूडेंट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है स्टूडेंट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिस वर्ड के आगे आइसो लगा होता है, तो आइसो का मतलब होता है स्टूडेंट सेम, ठीक है, आइसो का मतलब होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सेम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या होती है स्टूडेंट? सेम इलेक्ट्रॉन, राइट, क्या होती है? सेम इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपको दिया गया है स्टूडेंट 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि किस ग्रुप में सेम इलेक्ट्रॉन्स है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए K+ है, ठीक है, आपका जाके Ca2+ है, पहला ही ऑप्शन चेक करते हैं, सब में आपको चेक करना है, Fe3+ और Cl-। तो स्टूडेंट पोटासियम, तो पोटासियम यानी कि K, पोटासियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट? आप ही बताइए, पोटासियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो पोटासियम का एटॉमिक नंबर वो होता है 19 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। पोटासियम का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है? ठीक है, 19 होती है। तो यहाँ पर प्लस चार्ज है तो एक आपका माइनस हो जाएगा, तो 19 - 1 कितना हो गया आपका? 18 हो गया। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 में 2 माइनस कर दिया यानी कि 18 हो जाएगा। स्कैंडियम होता है 21 एटॉमिक नंबर, इसमें 3 माइनस कर दीजिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा 18 हो जाएगा। ऐसे दिया हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पर एटॉमिक नंबर सबका लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20, तो इसलिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है।
क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट? 17। 17 माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, तो माइनस का मतलब होता है ऐड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर दीजिए, कितना गया 18। तो सब में देखिए सबका 18 18 18 आ रहा है स्टूडेंट। अगर आप ऑप्शन बी चेक करेंगे, जैसे यहाँ पर Na प्लस है, ठीक है, आपका जाके Ca2 प्लस है, आपका जाके स्कैंडियम 3 प्लस है और F माइनस, इसमें चेक करेंगे तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 11। 11 में एक हटाइए तो कितना गया? 10 इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें। कैल्शियम हो गया 20 माइनस 2, कितना गया 18। यहीं पे तो फॉल कर गया, यहीं पे तो आपका गलत हो गया, क्योंकि सेम इलेक्ट्रॉन चाहिए था हमको, तो सेम इलेक्ट्रॉन यहाँ 10 होगा, यहाँ 18 हो गया, आगे चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, ऑप्शन बी सी चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता है, हमें ऑप्शन ए ही मिल गया है। ठीक है, ऑप्शन ए, तो आपका ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, सेम इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया था, कौन सा ग्रुप में सेम इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम इलेक्ट्रॉन। तो चलिए आपका 13 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था इसमें। उसके बाद है द इलेक्ट्रोड, ठीक है, ऑफ सेम ऑर्बिटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम ऑर्बिटल। एक ही ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को डिस्टिंग्विश करना। देखिए यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ समान कक्षक के इलेक्ट्रॉन में विभेद कर सकते हैं, मतलब एक ही कक्षक में, ठीक है, एक ही कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन सुपरवेलेंट होता है उसको हम डिफरेंस किस क्वांटम नंबर से करते हैं स्टूडेंट? तो क्वांटम में 4 होते हैं, एन होते हैं, एल होते हैं, एम और एस होते हैं। तो एक ही ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं स्टूडेंट, किसके अकॉर्डिंग? किसके अकॉर्डिंग? तो वो कह सकते हो स्पिनिंग के अकॉर्डिंग। तो इलेक्ट्रॉन की दो तक स्पिनिंग होती है, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमें ये जो कौन सा क्वांटम नंबर हमें आइडिया देता है स्टूडेंट? वो होता है एस, स्पिन क्वांटम नंबर। तो एक ऑर्बिटल में आपको पता है स्टूडेंट, दो ही इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करता है, दो ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, एक क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये चीजें हमें कौन बताता है? ये चीजें हमें बताता है स्पिन क्वांटम नंबर एस। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया हुआ है, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर दिया हुआ है, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर दिया हुआ है, मैग्नेटिक क्वांटम दिया, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब जो है स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोग बढ़ा जाए। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्या बोल रहा है स्टूडेंट? ए बॉडी ऑफ मास, ठीक है, ए बॉडी ऑफ मास, ठीक है, ए बॉडी ऑफ मास, ए बॉडी ऑफ मास 10 मिलीग्राम, ठीक है, ए बॉडी ऑफ मास, मास दिया हुआ है 10 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, तो इसको केजी में चेंज कर लीजिए स्टूडेंट, मिलीग्राम को तो केजी में चेंज करने के लिए 10 टू दी पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 1 मिलीग्राम बराबर 10 टू दी पावर -6 किलोग्राम होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको आप 10 टू दी पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब किलोग्राम में क्यों चेंज किया अभी बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर 10 मिलीग्राम है, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेव एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, यहाँ पर बुलाई कोई वस्तु है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान स्टूडेंट, जिसका द्रव्यमान आपका 10 मिलीग्राम है और उसको 100 मीटर पर सेकेंड से फेंका जा रहा है। ठीक है, गति से गतिशील है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालिए। तो ये भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको पढ़ाए हुए थे। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है तो फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू h बाय क्या होता है? mv होती है, h बाय mv। तो h मतलब हो गया प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये आपका h की वैल्यू होती है। इसको प्लांक्स कांस्टेंट कर सकते हैं, एनर्जी कांस्टेंट कर सकते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है ये। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू h बाय mv 6 × 6.63 10 टू द पावर -34। m या मास आपका 10 × 10 टू द पावर -6। ठीक है, ये आपका मास यहाँ पर हम लोग केजी में लेते हैं स्टूडेंट, ये जो मास जो लिया जाता है वो केजी में लिया जाता है। अब वेलोसिटी आपका जो दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर 100 ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो आपका ये आपका आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑफ कोर्स आ जाएगा ऑप्शन सी। 6.63 10 टू दी पावर -34। अब यहाँ पर देखिए 100 का मतलब होता है 10 का पावर 2। ठीक है, यहाँ 10 का पावर -6 है और यहाँ पर 10 है, तो बेटा यहाँ पर आपका 100 मतलब हो गया 10 टू दी पावर, यहाँ पर 100 का लिख सकते हैं, 10 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो 10 का पावर 2 और एक यहाँ 10 है, तो 10 का पावर 3 हो जाएगा, और 10 का पावर 3 में 10 टू दी पावर -6 जाएगा, तो 10 टू दी पावर -3 हो जाएगा। और ऊपर ले जाइएगा तो 10 का पावर 3 आएगा,
अब इसको माइनस कीजिएगा 6.63 10 टू दी पावर माइनस आपका 31 आ जाएगा। ठीक है, बेस समान द पावर जोड़े -34 को 3 से तो -31 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट। तो ये जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ पर सवाल था स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। इनमें से कौन किसी परमाणु में परमाणु संख्या को निरूपित करता है स्टूडेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है स्टूडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर, एक एटम की एटॉमिक नंबर को कौन डिफाइन करता है, मतलब कौन डिटरमाइन करता है एटॉमिक नंबर को। ठीक है, तो चीजें आप लोग को बताया गया है क्लास में। ठीक है, कि एटॉमिक जो नंबर होता है वो किससे डिफाइन होता है स्टूडेंट, नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है स्टूडेंट नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब स्टूडेंट प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन, नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन। प्रोटॉन से डिटरमाइन होता है स्टूडेंट एटम का एटॉमिक नंबर। तो ढूंढिए यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कहीं मिल जाए। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन लीजिए मिल गया, तो ऑप्शन आपका यहाँ बी हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है स्टूडेंट, ये भी आपका रॉन्ग है, तो बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन N2 माइनस। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन N2 प्लस, सॉरी N2 प्लस, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Z = 7। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 और क्या हो गया आपका 2p3, 2 2 4 3 7 हो गया ना। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, N2 प्लस मतलब है क्या स्टूडेंट, कि आपको क्या करना है कि इससे आपको 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना है स्टूडेंट, 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ से निकाल देना बाहर, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देना। प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकालना, तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देंगे स्टूडेंट तो 2p3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2p1। ठीक है, 2p1। तो आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड, यहाँ पर आप ऑर्बिटल डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, 2p यही बना देते हैं, 2p3 आपका होता है ऑर्बिटल 1 2 और 3। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचेगा कितना इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो इसलिए इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये बी क्वेश्चन जो था स्टूडेंट एकदम हलवा क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये आपका 17 का आंसर हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपका होएगा ही होएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, क्या बोलता है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका, 18 जो क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, 18 जो क्वेश्चन आपका बोल रहा है, 18 जो क्वेश्चन है आपका 18। ठीक है, ये आपका बोल रहा है ए वेसल 120 ml कैपेसिटी कंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस, इसका प्रेशर दिया है 1.2 बार। ठीक है, द गैस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर वेसल ऑफ वॉल्यूम 180 ml एट 35 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वुड बी इट्स प्रेशर। तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन आपका है स्टेट्स ऑफ मैटर पर है और बॉयल्स लॉ पर क्वेश्चन है, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन दिया हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन में प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है, प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन पर जो सवाल है P1 V1 = P2 × V2 होता है। ठीक है, ये प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट क्या बोला गया है कि कोई कंटेनर है उसमें गैस भरा हुआ है और जब वॉल्यूम आपका 120 ml होता है, 120 ml। ठीक है, 120 ml जब होती है तो उस समय जो प्रेशर था इसका, वो प्रेशर था 1.2 बार था। ठीक है, उसमें 1.2 बार था, और जब इसकी वॉल्यूम को हम ट्रांसफर्ड कर दिए कितना स्टूडेंट 180 ml में, 180 ml में, तो उस समय प्रेशर क्या होगा 180 ml में, तो P2 = क्या हो जाएगा आपका 1.2 × 120 बाय 180। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर से स्टूडेंट 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 से कटेगा, 6 × 18, 6 दूनी 12 हो गया, और 3 से कटेगा स्टूडेंट 0.4, इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 0.8 आ जाएगा, 0.8 बार। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 0.8 बार हो जाएगा।
तो ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, एक हलवा क्वेश्चन था, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम के रिलेशन पर सवाल था, मतलब बॉयल्स लॉ पे सवाल था ये, ठीक है, बॉयल्स लॉ पे ये सवाल था आपका, ठीक है, बॉयल्स लॉ पे सवाल था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है स्टूडेंट कि द लॉ which starts that a constant temperature the volume of a given mass of gas is inversely proportional to the pressure is known as, मतलब बोल रहा है कि स्थिर ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, उसके जो है किसके उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला गया कि कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, अब बोला जा रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस, ठीक है, हाँ, गिवन मास ऑफ ए गैस, मान लीजिए कोई गैस है, इसकी मास गिवन है, उसकी जो वॉल्यूम है स्टूडेंट, उसकी जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टूडेंट प्रेशर का, मतलब प्रेशर अगर स्टूडेंट कम है, ठीक है, तो ऑब्वियस से वॉल्यूम ज्यादा होगा गैस की, और अगर मान लीजिए प्रेशर आपका ज्यादा है, ठीक है, तो ऑब्वियस से वॉल्यूम कम होगा, ऑब्वियस है, अगर वॉल्यूम आप घटाते हैं, ठीक है, तो प्रेशर ऑब्वियस है गैस का बढ़ेगा, ठीक है, अगर वॉल्यूम को आप बढ़ाते हैं तो ऑब्वियस है गैस का प्रेशर क्या होगा स्टूडेंट, घटेगा, ठीक है, ये चीज हम लोग को बताया जाता है बॉयल्स लॉ। तो ये आपका जो है बॉयल्स लॉ होगा इसका आंसर स्टूडेंट, बॉयल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स लॉ, प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ जो होता है स्टूडेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन होता है, वॉल्यूम रिलेशन टेम्परेचर का रिलेशन होता है, ठीक है, एवोगाड्रो जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स का होता है, ठीक है, तो ये 3 गो लॉ होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 20 क्या बोलता है, एन आइडियल गैस, ठीक है, एन आइडियल गैस, एन आइडियल गैस, ठीक है, एन आइडियल गैस which obeys the gas law under, gas law under, मतलब एक आइडियल गैस जो होता है इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है स्टूडेंट जो गैस लॉ ऑबे करता है, ठीक है, आदर्श गैस वह है जो सभी गैस के नियमों का पालन करता है, जो सभी गैस के नियमों का क्या स्टूडेंट पालन करता है, ठीक है, तो इसमें कौन होगा, ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इंस्टीट्यूट के सारे लॉ और कंडीशन को क्या स्टूडेंट ऑबे करता है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट नहीं भी करता है, ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट ऑल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, ऑल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, ऑप्शन बी हो जाएगी ऑल एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, ठीक है, सभी प्रायोगिक अवस्था में जो होता है वो आइडियल गैस जो होती है वो ऑबे करता है स्टूडेंट, ठीक है, कंडीशन को ऑबे करता है। चलिए अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है स्टूडेंट, द टोटल प्रेशर, ये भी तो क्वेश्चन स्टूडेंट देखते ही आपका ऑप्शन क्लिक हो जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते ही आपका क्लिक हो जाएगा, द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस, और 2 गैसेस क्या, 2 से भी ज्यादा भी गैसेस का मिक्सचर हो सकता है, मान लीजिए कंटेनर है और इस कंटेनर में मान लीजिए गैस ए रखा हुआ और बी रखा हुआ, 2 गैस रखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड मिक्सचर ऑफ गैस, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मिक्सचर ऑफ गैस बोलते हैं इसको, मिक्सचर ऑफ गैस, ठीक है, मिक्सचर ऑफ गैस, ओके, तो मिक्सचर ऑफ गैस ए और बी, ठीक है, 2 गैस रखा गया, अब क्या बोला गया है कि द टोटल प्रेशर, यानी कि इस सिस्टम का टोटल प्रेशर क्या होगा स्टूडेंट, तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ए और द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस बी, मतलब गैस ए का भी यहाँ मॉलिक्यूल्स है, गैस बी का भी मॉलिक्यूल्स है, तो गैस ए का भी मॉलिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट करेगा और गैस बी का भी मॉलिक्यूल्स प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, दोनों गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा Pa प्लस Pb, उसको हम क्या कर देंगे स्टूडेंट, ऐड कर देंगे, तो हमें टोटल प्रेशर मिल जाएगा, ये डाल्टन्स का लॉ है, ठीक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो आइए यहाँ पर देखा जाए कौन सा ऑप्शन होगा, द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये तो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नहीं होगा, कौन होगा, द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, अगर 2 से ज्यादा भी है तो जितने भी गैसेस है एक कंटेनर में, जितने भी गैसेस भरे हुए हैं सारे गैस के पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दीजिए, सिस्टम का टोटल प्रेशर आपको मिल जाएगा, ओके। चलिए तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट मूल कंसेप्ट पर ही है, ठीक है, मूल कंसेप्ट पर ये सवाल है, ये भी 22 का भी जो सवाल है आपका मूल कॉन्सेप्ट पर ये सवाल है।
4.4 ग्राम ऑफ गैस एट STP occupies volume 2.24 लीटर, द गैस कैन बी। ये सवाल जो स्टूडेंट ये भी आपका मोल कंसेप्ट पर ही बन जाएगा आपका, ठीक है। बोला क्या गया है, तो क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है, ठीक है। बोला जा रहा है कि 4.4 ग्राम ऑफ गैस एट STP, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 4.4 ग्राम ऑफ गैस ऑक्युपाई कर रहा है वॉल्यूम 2.24 लीटर, मतलब एक कंटेनर है जिसमें 4.4 ग्राम जो है स्टूडेंट गैस है, जो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है स्टूडेंट 2.24 लीटर। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें कौन सा गैस होगा, तो स्टूडेंट मोलर मास चेक कर लेंगे, जिसकी मोलर मास आ जाएगी वो ऑप्शन हो जाएगा। तो N इक्वल टू, फार्मूला भी हम आप लोग को लिखाए हुए हैं, W बाय M, ठीक है, पहला फार्मूला। दूसरा होता है पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल बाय Na, ठीक है। और तीसरा फार्मूला होता है स्टूडेंट वॉल्यूम बाय 22.4। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर रिलेशन जो लगाएंगे वो ये वाला रिलेशन लगाएंगे स्टूडेंट, ये वाला रिलेशन लगाएंगे, ठीक है। ये पहला है, ये दूसरा है फार्मूला, ये तीसरा है। तो 1 और 3 का रिलेशन लगाएंगे स्टूडेंट, ठीक है, 1 और 3 का रिलेशन लगाएंगे। तो 1 3 का रिलेशन लगाते हैं, W बाय M, ठीक है, वॉल्यूम बाय 22.4। ओके स्टूडेंट, तो हमें W दिया हुआ है, हमें ये नहीं चाहिए, M चाहिए, M मतलब मोलर वेट चाहिए। जिसका मोलर वेट आ जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे आप सबका मोलर मास निकाल के भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आइए पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद चेक करेंगे हम लोग ऑप्शन को, ठीक है। तो मोलर वेट निकालना है, तो आइए W कितना है दिया स्टूडेंट, W दिया हुआ है 4.4, ठीक है। आपका M को निकालना है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ स्टूडेंट 2.24, ठीक है, और 22.4। तो बेटा यहाँ पर M जो आ जाएगा, इसको आप क्या कीजिएगा, 4.4 इंटू, आप इसको इधर ले जाइए 22.4 और आपका आ जाएगा 2.24। ये आपका इसको पूरा कट कीजिए, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 44 ग्राम आ जाएगा, ये आपका 44 ग्राम आ जाएगा। आप 44 ग्राम आप चेक कीजिए मोलर वेट। CO2 का मोलर वेट कितना होता है, CO2 कार्बन का 12, ऑक्सीजन का कितना होता है आपका 16 दूना 32, ठीक है, यानी 44 इसका भी आएगा। ऑक्सीजन ऑप्शन बी आपका O2 32 हो गया। तो हमें तो यहाँ देखना है, हमें जो मोलर वेट निकला 44 निकला स्टूडेंट, यानी कि 4.4 ग्राम 2.24 लीटर अगर ऑक्युपाई कर रहा है तो कौन सा गैस होगा, तो मोलर वेट निकाल लिए 44। तो ऑप्शन ए बी सी में हम चेक करते हैं स्टूडेंट, तो किसका मोलर वेट 44 होता है, तो ऑप्शन ए का होगा, CO2 का होता है, CO2 का मोलर वेट 44 होता है। तो इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा स्टूडेंट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, CO2 हो जाएगा, ठीक है। ये 44 ग्राम जो होता है मोलर वेट CO2 का ही होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह का सवाल दिया जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोलता है 23 जो क्वेश्चन बोल रहा है स्टूडेंट, ठीक है, 23 जो क्वेश्चन आपका बोल रहा है, 23 जो क्वेश्चन आपका बोल रहा है स्टूडेंट, वो क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मल्टीपल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। तो अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कौन सा इफेक्ट कहलाता है, इंडक्टिव कहलाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहलाता है कि रेजोनेंस कहलाता है, हाइपर कंजुगेशन कहलाता है। तो स्टूडेंट अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में अगर इलेक्ट्रॉन मल्टीपल बॉन्ड, मतलब जैसे मान लीजिए कोई सबस्ट्रेट ले लेते हैं, कोई कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है, ये आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दिस इज अ मल्टीपल बॉन्ड हो गया, ठीक है, ये कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है। अब यहाँ पर अगर अटैकिंग रिएजेंट रख दें, अटैकिंग रिएजेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इसके प्रेजेंस में अगर इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट देखी जाती है, ठीक है, मतलब ये जो पाई बॉन्ड है वो या तो इधर ट्रांसफर हो जाएगा या तो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में होगा। तो अटैकिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है स्टूडेंट, तो वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, याद रखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। चलिए तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, इसमें बोल रहा है क्या क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है स्टूडेंट। ठीक है, आपका यहाँ पर जो बोला जा रहा है, ठीक है, कि ये रिएक्शन आपको दे दिया है CH3 हॉल थ्राइस C और Br है, और यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस किया गया H2O। तो ये जो Br है स्टूडेंट वो आपका रिप्लेस कर गया है, मतलब डिस्प्लेस कर गया है, किससे स्टूडेंट, OH से। तो कहना मतलब ये जो पार्ट है इधर, जो ये जो पार्ट है इधर भी जो पार्ट है आपका, ये पार्ट और ये पार्ट सेम है स्टूडेंट, सिर्फ Br रिप्लेस हुआ है OH से। तो इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ऑर्गेनिक का कह सकते हैं एकदम हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, राइट, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर से हम क्लिक कर देते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अब इसमें स्टूडेंट IUPAC नेम दिया हुआ है, तो IUPAC नेम, ठीक है, IUPAC नेम यहाँ पर सबसे पहले इसी में देखते हैं, इसी में आपका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, इसी में क्या है यहाँ पर CH3CH, आइए इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड C, उसके बाद है CH2, ठीक है, CH2 और क्या आपका CH3, ठीक है, और CH2 और आपका CH3 है, ये आपका है। तो ये एक अल्कीन कंपाउंड है, एल्कीन का एक ब्रांच्ड कंपाउंड है ये। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, आप लोग को रूल क्या है, IUPAC नेम का रूल जो होता है, IUPAC नेम की जो रूल होती है स्टूडेंट, वो रूल क्या होता है कि सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होता है लॉन्गेस्ट चेन, और अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो हम लोग जब पैरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड मस्ट जो है कंटेन इन पैरेंट चेन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर चेन सेलेक्ट करते हैं तो ये आपका पैरेंट चेन हो गया, ये आपका पैरेंट चेन हो गया। ठीक है, ये आपका पैरेंट चेन हो गया। तो ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूएंट्स, जिसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इथाइल कहेंगे। 2 कार्बन का चेन है, इथाइल कहेंगे, ये इथाइल है। ठीक है, 2 कार्बन छूट गया मतलब इथाइल, दिस इज कॉल्ड अल्काइल, 2 कार्बन इथाइल कहेंगे। तो अब नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग करने के लिए मिनिमम लॉकेंट देखेंगे। तो मिनिमम लॉकेंट जो देखा जाता है, देखिए यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है और डबल बॉन्ड है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे कि सब्स्टिट्यूएंट को देंगे। तो सबको पता है, ठीक है, किसको देंगे प्रायोरिटी, डबल बॉन्ड को देंगे। इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 और क्या आपका 6 हो गया। तो बेटा यहाँ 3 पर क्या हो गया, पहले लिखिए 3 पर आपका इथाइल हो गया, 3 पर इथाइल है। उसके बाद पैरेंट चेन का नाम लिखेंगे, 6 कार्बन का चेन का नाम हेक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 पर डबल बॉन्ड है, तो 2 पर डबल बॉन्ड तो 2ENE हो गया, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 इथाइल। ठीक है, 3 इथाइल, ये 2 को बाहर लिख सकते हो 2 हेक्सिन। बट ये नॉट सो प्रॉपर, ये ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा करेक्ट है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन इसमें दिया हुआ है तो चेक कर लीजिए, 3 इथाइल 2 हेक्सिन, 3 इथाइल 2 हेक्सिन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट, आप ही लोग बताइए। ठीक है, 3 इथाइल 2 हेक्सिन, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 3 इथाइल, ठीक है, और 2 हेक्सिन, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, 3 इथाइल 2 हेक्सिन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, इलेक्ट्रो अटैकिंग एजेंट 2 तरह का होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ये 2 तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर किसी भी स्पीसीज के अगर कपड़ा में, मतलब कपार में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होता है, और एक होता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है स्टूडेंट, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ओके, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो का मतलब होता है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब होता है लव या अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, राइट, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल। 2 तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज, एक होता है न्यूट्रल होता है। तो पॉजिटिव चार्ज जैसे H+ हो गया स्टूडेंट, NO2+ हो गया स्टूडेंट, ठीक है, NO+ हो गया स्टूडेंट,
ठीक है, SO3H+ हो गया स्टूडेंट, ठीक है, आपका जाके Cl+ हो गया स्टूडेंट, तो ये Br+ हो गया। तो ये सब जितने भी हम लिखा प्लस चार्ज जितने भी देख रहे हैं सभी सब इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पर तो एक भी ऑप्शन नहीं दिया है स्टूडेंट प्लस वाला, तो इसका मतलब न्यूट्रल ही होगा। तो न्यूट्रल में कुछ ऐसे कॉमन होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, जैसे AlCl3, ठीक है, आपका जाके SO3 बड़ा पॉपुलर है स्टूडेंट, SO3, ठीक है, SO3 आपका जाके BF3 हो गया, ठीक है, BF3 हो गया। तो ये जो है आपका FeCl3 हो गया। तो ये सब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल स्टूडेंट। तो इसमें देखिए तो कौन सा है, H2O तो होगा नहीं, NH3 होगा नहीं, ये आपका होगा नहीं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा AlCl3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट काफी डिटेल्स में चीजें बता दी है, इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका which element has the electronic configuration, ठीक है, which of the following, ठीक है, which element has the electronic configuration, यानी किस एलिमेंट का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉपर है, कॉपर चेक कर लेते हैं। कॉपर Z=29 होता है, और 29 तो 29 का कोर पार्ट होता है आर्गन, यानी Ar हो गया, ठीक है, Ar। और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन भरता है वो भरता है आपका 4s में और उसके बाद 3d में। तो बेटा 18 के लिए हम आर्गन ले लिए, ठीक है, 29 का कोर पार्ट हो गया 18, ठीक है, 18 तक हम इलेक्ट्रॉन नहीं भरे, 18 के लिए हम आर्गन लिख दिए, ठीक है। उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन भरेगा 4s में, 3d में और 4p में, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरता है। तो 18 के बाद हो गया 2 20 और d, तो 29 है तो कितना होगा, d में कैपेसिटी 10 होता है स्टूडेंट, तो 9 इलेक्ट्रॉन भरेगा, ठीक है। तो ये आपका कन्फिगरेशन हो गया। तो बेटा D9 नहीं होता है, D9 नहीं होता है, क्योंकि D9 से ज्यादा स्टेबल D10 होता है। तो S का एक इलेक्ट्रॉन इससे प्रमोट हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका Ar4s1 और 3d10। तो ये जो कन्फिगरेशन होता है स्टूडेंट, ये होता है कॉपर का, ठीक है। तो आगे को चेक करने की जरूरत नहीं, पहला ही ऑप्शन मेरा कॉपर मिल गया, ठीक है। तो ये कन्फिगरेशन किसकी होती है, कॉपर की होती है। इसको क्लास में भी आपको बताया है, कॉपर और क्रोमियम, ये दो कन्फिगरेशन भूलिएगा नहीं, कॉपर एंड क्रोमियम जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कॉपर एंड क्रोमियम, ओके स्टूडेंट्स। ये आपका एक एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन होता है। क्रोमियम का भी हम लिख देते हैं, क्रोमियम का जो होता है Z=24 एटॉमिक नंबर, इसका होता है Ar, ठीक है, और 4s1 3d5, ये आपका जो क्रोमियम का होता है, और ये आपका कॉपर का होता है। तो ये दो कन्फिगरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, एग्जाम में हमेशा आया करता है, क्योंकि ये एक्सेप्शन कन्फिगरेशन है। उसके बाद है स्टूडेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी चेक करना है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी चेक करना है, तो आइए पहला ऑप्शन को चेक करते हैं। तो सबसे पहले कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कार्बोकैटायन का मतलब क्या होता है, कार्बोकैटायन का मतलब क्या होता है, कार्बोकैटायन, ठीक है, कार्बोकैटायन का मतलब क्या होता है, ये तो पहले हमको बताइए कि कार्बोकैटायन का सर क्या मतलब होता है, ये तो बताइए पहले हमको। बेटा कार्बो का मतलब होता है ना कार्बन, ठीक है, और कैटायन का मतलब क्या होता है मालूम है ना, कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है। जिस स्पीसीज में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कार्बोकैटायन कहते हैं, हिंदी में कार्ब धनायन कहा जाता है, ठीक है, कार्बन पे धनायन, ठीक है, कार्बन पे पॉजिटिव, उसे कार्बोकैटायन कहते हैं। अब इसकी जो स्टेबिलिटी होती है स्टूडेंट, वो डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी जो होती है स्टूडेंट वो डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टूडेंट मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा उतना ज्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। स्टेबिलिटी जो होगी कार्बोकैटायन की, जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या होगा आपका स्टेबिलिटी होगी, राइट। तो चेक कीजिए, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है CH3, ठीक है, CH3 पॉजिटिव, ठीक है, दूसरा है CH3 और CH2 पॉजिटिव, ठीक है, राइट। उसके बाद है आपका CH3, ठीक है, होल ट्वाइस, मतलब दो ठो है, ठीक है, दो ठो है यहाँ पर CH पॉजिटिव, ठीक है, और उसके बाद है CH3 और होल थ्राइस और क्या है C पॉजिटिव, ये है आपका। तो बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कार्बन के साथ कोई कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इफेक्ट नहीं हो पा रहा है। इफेक्ट का मतलब होता है कम होना या ज्यादा होना, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जो है इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज मतलब ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, जो चार्ज इसके ऊपर कैरी कर गया वो चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज ना छोटा हो रहा है ना बड़ा हो रहा है,
अब यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, देखिए यहाँ सी फिर सी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो CH3 है ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसको अगर स्ट्रक्चर में लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे CH3, ठीक, बॉन्ड है CH2 पॉजिटिव। तो कहने का मतलब है CH3 जो होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो कहने का मतलब ये पॉजिटिव थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये पॉजिटिव थोड़ा छोटा हो जाएगा, इससे थोड़ा पॉजिटिव छोटा हो जाएगा, ठीक है। कि CH3 एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और ये कौन सा इफेक्ट कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। इफेक्ट का नाम है प्लस आई इफेक्ट, जो कि आप लोग को हम क्लास लेक्चर जब लिए थे वहां पर भी काफी डिटेल्स में चीजें बताए थे आप लोग को, ठीक है। तो प्लस आई यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो गो CH3 है बेटा, यहाँ पर इसमें दो गो CH3, एक CH3 CH पॉजिटिव, एक दो गो CH3 तो नीचे लगा दीजिए, ठीक है। तो बेटा इधर से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है, तो इसमें पॉजिटिव इससे और ज्यादा छोटा हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि इसमें दो दो प्लस आई है, यहाँ भी प्लस आई है, यहाँ भी प्लस आई है, दो दो प्लस आई है। और इसमें देखिए स्टूडेंट तीन गो है CH3 C पॉजिटिव, इधर भी CH3, तीन गो CH3 है। तो इसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा प्लस आई, ठीक है, प्लस आई, ठीक है, प्लस आई, ठीक है, प्लस आई, प्लस आई, और यहाँ भी प्लस क्या है भाई आई, सबसे ज्यादा प्लस आई इसमें होगा, तो सबसे पॉजिटिव इसमें छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे ज्यादा प्लस आई हो रहा है, ये सबसे कम पॉजिटिव इसमें हो जाएगा स्टूडेंट। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका ये हो गया स्टूडेंट, उसके बाद ये हो गया और उसके बाद ये हो गया स्टूडेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, इसे हम बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, क्योंकि एक कार्बन अगर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कहते हैं, ठीक है। ये आपका 2 डिग्री है, ये आपका 3 डिग्री है। तो बेटा याद रखना कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री होता है, उसके बाद 2 डिग्री होता है, ठीक है। ये ऑर्डर याद रखिएगा। तो बाकी हमको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं लगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 1 डिग्री है, फिर बीच में आ गया 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री आ गया, फिर CH3, ये तो सबसे कम स्टेबल होता है स्टूडेंट। तो इसलिए बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर आप एकदम आंख बंद करके जो है आप ऑप्शन ए एकदम आराम से क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। तो ये आपका जो है कार्बोकेटाइन की कहानी थी स्टूडेंट, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था, इसको जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका हमेशा याद रखिएगा, ये वाला चीज स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन का चेक करना है, जितना कम पॉजिटिव होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है, राइट। और जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना बेकार हो जाएगा, वो कम स्टेबल होगा। CH3 सबसे बेकार है, मतलब सबसे कम स्टेबल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बेसिस ऑफ द बेसिस ऑफ द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ये तो एकदम क्वेश्चन देखते ही बन जाएगा, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो मॉडर्न बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो मॉडर्न पीरियोडिक जो टेबल था स्टूडेंट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉसले सर ने बनाए थे, ठीक है। सर मॉसले जी ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था, मतलब डेवलप किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और ये जो पीरियोडिक टेबल जो था स्टूडेंट, वो एटॉमिक नंबर के बेस्ड था, एटॉमिक नंबर। हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल मतलब जो एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है, तो किसके बेसिस पर, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, ठीक है। तो ये बड़ा खूबसूरत पीरियोडिक टेबल है और इसकी जो क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो है एटॉमिक नंबर स्टूडेंट, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉसले जी ने डेवलप किया था और किस पे बेसिस है, एटॉमिक नंबर पे। तो इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, राइट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। उसके बाद है, अरे ये तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन स्टूडेंट, ये आपका आइसोमेरिज्म पर सवाल है, ये ठीक है, आइसोमेरिज्म पर सवाल है। ये आपका ईथर कंपाउंड है, ये आपका अल्कोहल है, ठीक है। ये आपका ईथर है यानी CH3, ठीक है, OCH3, और ये आपका है CH3 और CH2 और OH है, ठीक है। तो एक चीज देखिएगा स्टूडेंट, दोनों का MF सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। 3 कार्बन, सॉरी 2 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। और इसमें आपका 2 कार्बन है इसका भी और 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है,
ठीक है, 2 कार्बन 3 ग्रुप 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी एमएफ जो है दोनों का सेम है स्टूडेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसकी स्ट्रक्चर और इसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर जो डिफरेंट है वो किसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट, फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर है स्टूडेंट ओ मतलब हो गया ईथर, ये आपका ईथर हो गया। ठीक है, और ये आपका अल्कोहल हो गया। तो कहने का मतलब होता है स्टूडेंट कि कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है और वो स्ट्रक्चर का डिफरेंट है अकॉर्डिंगली फंक्शनल ग्रुप, तो उसको स्टूडेंट फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ठीक है, ना पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा, ये आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा। जिस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। राइट, क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो ईथर से अल्कोहल हो गया, अल्कोहल हो गया, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। राइट, चलिए, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसका बोल रहा है स्टूडेंट, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एल्केली मेटल। तो स्टूडेंट एल्केली मेटल, तो एल्केली मेटल कहते किसको है, एल्केली मेटल को कहा जाता है स्टूडेंट, ऐसे कि आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप है स्टूडेंट। तो एल्केली मेटल जिसे कहा जाता है ग्रुप 1 को कहा जाता है। और एल्केलिन एक होता है अल्केलिन, मैं बता दे रहा हूँ स्टूडेंट, अगर एल्केलिन आ जाए अल्केलिन मेटल, ठीक है, अल्केली मेटल, तो इसको हम लोग ग्रुप 2 को कहते हैं। ठीक है, राइट। तो यहाँ एल्केली मेटल बोला है ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 का स्टूडेंट जनरल इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिगरेशन होता है वो होता है NS1 होता है स्टूडेंट। ठीक है, और ग्रुप 2 का स्टूडेंट होता है NH2 होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ एल्केली मेटल पूछा गया था, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी हो जाएगा, NH1 हो जाएगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एल्केली मेटल क्या हो गया आपका, NH1 हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है स्टूडेंट, एल्केली मेटल, ये तो आपका स्टेटमेंट पढ़ने से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट। एल्केली मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू, एल्केली मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन या एयर टू गिव। ठीक है, तो स्टूडेंट एल्केली मेटल ग्रुप 1 का मेटल होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका लिथियम ऑक्साइड है आपका, ठीक है, लिथियम एल्केली मेटल है, लिथियम ऑक्साइड है। ठीक है, लिथियम ऑक्साइड है। अब ये लिथियम ऑक्साइड है, मतलब लिथियम अगर ऑक्सीजन से अगर रिएक्ट करता है तो लिथियम ऑक्साइड बनाता है। और लिथियम जो ऑक्साइड होता है वो स्टूडेंट वो एक बेसिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं, क्योंकि जब इसको वाटर से अगर रिएक्ट कराते हैं स्टूडेंट तो हमें जो प्रोडक्ट देता है वो लिथियम हाइड्रोक्साइड हमें प्रोडक्ट देगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसलिए जो है ये एक बेसिक ऑक्साइड्स कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, एल्केली मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, अगर एल्केली मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो एसिडिक ऑक्साइड नहीं स्टूडेंट, बेसिक ऑक्साइड। एक चीज इसमें आप लोग याद रख लीजिएगा, नॉन मेटल, अगर नॉन मेटल ऑक्साइड है आपके पास, अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है स्टूडेंट वो एसिडिक ऑक्साइड कहलाता है, एसिडिक ऑक्साइड। उसको अगर हम वाटर से अगर रिएक्ट कराएंगे तो वो एसिड हमें देगा। ठीक है, क्या देगा, एसिड देगा। तो याद रखना, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है और मेटल ऑक्साइड जो होती है वो हमें क्या देता है स्टूडेंट, बेसिक ऑक्साइड देता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, एल्केली मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन या एयर टू गिव क्या होगा आपका, बेसिक ऑक्साइड हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगी 32। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, द ऑक्सीडेशन स्टेट, द ऑक्सीडेशन स्टेट, द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ KO2। ठीक है, KO2, तो KO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो KO2 में किसका निकालना है स्टूडेंट, पोटासियम का निकालना है। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है स्टूडेंट उसको मान लीजिए X। तो जिसके साथ कंबाइंड है स्टूडेंट उसका आपको ऑक्सीडेशन में पता होना चाहिए, मतलब उसकी वैलेंसी आपको पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन जिस स्टेट में एग्जिस्ट होता है स्टूडेंट वो होता है -2। ऑक्सीजन का सबको पता है वैलेंसी क्या होता है, ऑक्सीजन की क्या होती है, -2, सबको पता है। ठीक है, -2। तो बेटा यहाँ पर जिसका निकालना है तो आप क्या करेंगे, सम कर देंगे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ हो गया X प्लस -2 × 2। तो KO2 जो कंपाउंड है इसका जो टोटल चार्ज हो जाएगा स्टूडेंट वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो X - 4 = 0, तो X = +4 आ गया। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो हो जाएगा स्टूडेंट ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, विच कलर इज विच कलर, ठीक है, विच कलर यहाँ बोला जाएगा, विच कलर इज इम्पार्टेड टू फ्लेम बाय द सोडियम, ठीक है, सोडियम लॉ में सोडियम अगर जलता है तो कौन सा रंग प्रदर्शित करता है? याद रखिए स्टूडेंट, गोल्डन येलो होती है, ठीक है, गोल्डन येलो। ओके, चलिए इसको आप याद रखेंगे, गोल्डन येलो होता है, राइट। अब उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका जो है स्टूडेंट वो क्या है, साल्वे प्रोसेस, ठीक है, साल्वे प्रोसेस इज यूज्ड टू प्रिपेयर। तो साल्वे जो प्रोसेस एक नाम है, ठीक है, इस प्रोसेस से जो कंपाउंड मैन्युफैक्चर किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, वो सोडियम कार्बोनेट होता है। और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पता है ना स्टूडेंट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3, ठीक है। तो ये आपका जो है सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया Na2CO3। तो ये स्टूडेंट कंप्लीट सेट 1 का आज हम सारा क्वेश्चन जो स्टूडेंट डिस्कस कर दिए, काफी डिटेल्स में डिस्कस कर दिए स्टूडेंट। ये वीडियो आप लोग के लिए काफी हेल्प होगा स्टूडेंट, ये वीडियो काफी हेल्पफुल है आपके लिए। तो चलो इसको आप लोग अच्छे से वीडियो को देखना, ठीक है, और हर क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके कॉपी में जरूर सॉल्व करना, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम लोग जो है सेट 2 और सेट 3 भी डिस्कस कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये काफी हेल्प होने वाला है आप लोग के लिए एग्जाम में, ठीक है। ओके स्टूडेंट, टाटा बाय बाय।